हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्यवान आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन या प्रत्यायोजन क्या होता है तो पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोज़ समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों ये चैनल हम बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के NTA UGC नेट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यही आप RPSC सेकंड ग्रेड या किसी अन्य में HPSC या UPSC किसी में भी उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यायोजन क्या होता है देखिए। उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को एक निश्चित सीमा में कार्य करने के लिए अधिकारों का हस्तांतरण, साथ ही उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण व नियंत्रण का अधिकार अपने पास रखना प्रत्यायोजन कहलाता है। क्या है? उच्च अधिकारी प्रत्यायोजन अधीनस्थों से प्रबंधकीय व क्रियात्मक कौशल प्राप्त करने हेतु करता है। प्रत्यायोजन या डेलीगेशन क्या होता है? ये होता है दोस्तों दूसरों को या अपने अधीनस्थों को उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता देना या फिर छूट देना या फिर अधिकार सौंपना। ठीक है, कि ये काम आप कर सकते हो, वही प्रत्यायोजन या डेलीगेशन है। देखिए इसके तत्व, प्रत्यायोजन के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, इसके तत्वों को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार्य। कार्य क्या? प्रत्यायोजन में अधिकारी अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंपता है जिसका कार्यभार हल्का होता है, जिससे उसका कार्यभार हल्का होता है। जो उच्च अधिकारी द्वारा कार्य किए जाने हैं वो अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंप देता है जिससे उसका कार्यभार हल्का हो जाता है। सेकंड इसका तत्व है अधिकार। उच्च अधिकारी द्वारा कार्य करवाने हेतु कुछ अधिकार अधीनस्थों को प्रदान कर दिए जाते हैं कि ये काम, इस काम को आपको अथॉरिटी है। ठीक है, आप पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार हो। ठीक है, और ये आपकी शक्तियाँ हैं। और फिर तीसरा है उत्तरदायित्व। जिस व्यक्ति को कार्य सौंपे जाते हैं उसका उत्तरदायित्व भी निश्चित होता है। देखिए उत्तरदायित्व होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार होता है उसे राइट है, राइट से। ठीक है, शक्ति। देखिए उत्तरदायित्व होता है भाई आप रेस्पॉन्सिबल हो, अगर इस कार्य को नहीं करते हो या इस कार्य में डिले होती है या इस कार्य में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अधिकार, अधिकार होता है भाई उस काम को करने हेतु जो भी सामग्री या जो भी साधन प्रयोग करने हैं उसको, उसका आपको पूर्ण अधिकार है, वो होते हैं अधिकार। ठीक है, या शक्ति कह सकते हैं, पावर। तो ये थे दोस्तों प्रत्यायोजन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व याद रखने दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजन का तत्व नहीं है? कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व, सत्ता। तो चौथा ऑप्शन जो सत्ता है वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाएगा, तो इनको आपने ध्यान रखना है कि तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी
ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई स्पीड है या कुछ अन्य कारण है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या सजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। पहली इसकी विशेषता है प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को एक सीमा तक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, उस तक ही वो अधिकार दिए जा सकते हैं सीमा में रहकर। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है। कैसे दोहरा स्वरूप कैसे होता है? देखिए, क्योंकि इसमें कुछ अधिकार प्रत्यायोजक के पास होते हैं और कुछ अधीनस्थ के पास। प्रत्यायोजक होता है जो प्रत्यायोजन करता है, ठीक है, यानी कि जो उच्च अधिकारी होता है वो प्रत्यायोजक होता है, कुछ अधिकार उसके पास होते हैं और कुछ अधीनस्थ के पास। तो ये प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप है। नेक्स्ट तीसरी विशेषता है इसकी, प्रत्यायोजन में संशोधन किया जा सकता है। भाई किसी के कोई कार्य किसी से नहीं हो रहा तो दूसरे को दिया जा सकता है, या फिर उससे भी कोई और है अच्छा है तो उसको दिया जा सकता है। इसकी चौथी विशेषता है प्रत्यायोजन में सत्ता का पूर्ण प्रत्यायोजन नहीं होता। जो पूरे अथॉरिटी होती है वो अपने अधीनस्थों को नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाती। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। एक तो पूर्ण सत्ता नहीं दी जाती, प्रत्यायोजन में संशोधन किया जा सकता है, प्रत्यायोजन का स्वरूप दोहरा होता है क्यों कुछ अधिकारी के पास होते हैं और कुछ अधीनस्थ के पास है, और प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को एक सीमा तक ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये थी इसकी दोस्तों विशेषताएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रत्यायोजन का महत्व। देखिए क्या क्या महत्व है। प्रत्यायोजन द्वारा उच्च अधिकारी का कार्यभार कम होता है। बिल्कुल सही है भाई, अथॉरिटी दे दी, दूसरों को काम बांट दिए तो उच्च अधिकारी के पास कम काम हो गया, जिससे वे संगठन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। उच्च अधिकारी कार्य सौंपकर अपने अधीनस्थों को और अन्य को काम करवाता है। जैसे मान लो सपोज करो कोई HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो स्वयं उसे अथॉरिटी होती है लेकिन वो स्वयं कार्य न करके वो अपने अधीनस्थ है जो भी डिपार्टमेंट में है तो उनसे कार्य करवाए। ठीक है, लेक्चरर से, प्रोफेसर से, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से उनसे काम कार्य करवाए वो खुद न करके, तो यही डेलीगेशन है। ठीक है, देखिए प्रत्यायोजन से अधीनस्थों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। एक ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों कि डेलीगेशन से अधीनस्थों में नेतृत्व का विकास होता है, उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलता है। थर्ड है संगठन में लचीलेपन में वृद्धि होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, जैसा चाहे वो वैसे काम कर सकते हैं। फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंस है, इसमें समय व धन की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है, जब अधीनस्थ अपना मान के जब रेस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे उससे धन भी कम लगेगा और समय की भी बचत होगी। और पांचवी विशेषता है या महत्व है, यह तकनीकी जटिलता की स्थिति में विशेषज्ञ आवश्यकता की पूर्ण करता है। यानी कि तकनीकी जटिलता की स्थिति में विशेषज्ञ बने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये थे दोस्तों इसके महत्व। फिर बात करते हैं दोस्तों डेलीगेशन की टाइप्स की। प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन कितने प्रकार का होता है? देखिए प्रत्यायोजन बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक स्थायित्व अस्थायित्व के आधार पर और एक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। तो पहले बात करें हैं स्थायी की। स्थायी कौन सा? अधीनस्थ व्यक्ति या संस्था का कोई रूप संस्था को स्थायी रूप से उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता व कार्य सौंपना, वो है स्थायी। या अधीनस्थ व्यक्ति को
स्थायी रूप से उस अधिकारी द्वारा कुछ कार्य सौंप दिए, ठीक है। अगर भाई ये काम, ये क्लास आपने ही टीच करनी है, ये क्लास केवल आपने पढ़ानी है, ठीक है, वो काम होगा स्थायी। अस्थायी, कुछ समय के लिए किया गया प्रत्यायोजन अस्थायी प्रयोजन होता है। सपोज करो एचओडी ने जो शक्तियाँ दी थी, ठीक है, तो सभी को, एक कर्मचारी उसमें से एक नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे को दे देगा इतने, जब तक दूसरा नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या होता है, कुछ समय के लिए डेलीगेशन किया गया, तो या अतिरिक्त प्रभार कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों अस्थायी प्रत्यायोजन। फिर बात करते हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष पर कौन सा होता है, देखिए, अधिकार देने व लेने वाले के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट फेस टू फेस। सीधा प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि वो क्लास आपने लेनी है और वो लिखत में दे दी कि वो क्लास आपकी है, आज से आप ही पढ़ाओगे, तो वो क्या है, डायरेक्ट डेलीगेशन। और अप्रत्यक्ष, इस प्रत्यायोजन में मध्यस्थ के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। कोई बीच में होगा तो उसके माध्यम से उसको अथॉरिटी देना, वो इसका प्रत्यायोजन का प्रकार है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये थे दोस्तों प्रत्यायोजन के प्रकार। आई होप आपको ये प्रकार, टाइप्स, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य व विशिष्ट प्रत्यायोजन की। सामान्य व विशिष्ट प्रत्यायोजन, ये भी प्रत्यायोजन के प्रकार है। सामान्य प्रत्यायोजन, एक कार्य से संबंधित सभी क्रियाएं सौंपना सामान्य प्रत्यायोजन है। एक प्रकार के सभी काम एक टीचर करेगा, एक व्यक्ति करेगा, एक कर्मचारी करेगा, वो क्या है, सामान्य। विशिष्ट, संपूर्ण कार्य न सौंपकर कुछ कार्य या कार्य गतिविधियां सौंपना विशिष्ट प्रत्यायोजन है। सपोज करो एक टीचर को कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, कंप्यूटर का काम सारा आप देखभाल करोगे, तो ये क्या है, विशिष्ट। क्यों, उसको आता है, जो काम जिस व्यक्ति को आता है, जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जिसने वही सब्जेक्ट पढ़ रखा है अच्छे से, जिसका अच्छा सा वह ज्ञाता है, तो उसको केवल वही कार्य सौंपना, वो क्या है, विशिष्ट प्रत्यायोजन। फिर है पूर्ण व आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण कौन सा होता है, जैसे इस प्रत्यायोजन में किसी प्रकार की शर्त नहीं होती तथा अधीनस्थ को कुछ मामलों में निर्णय लेने की पूर्णता की स्वतंत्रता होती है, जैसे राजदूत, ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है। तो इनको क्या होती है, कोई शर्त नहीं होती, इन्हें कुछ मामलों में ये स्वतंत्र होते हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, वो है पूर्ण प्रत्यायोजन। फिर है अधीनस्थ आंशिक प्रत्यायोजन। इस प्रत्यायोजन में प्रत्यायोजन करते समय कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं। वह अधीनस्थों को निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। कुछ कार्य में ही उनको कुछ शर्त होती है कि भाई इस लिमिट में रहकर आप ये कार्य कर सकते हो, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, तो वह क्या है, आंशिक प्रत्यायोजन। यानी कि सत्ता तो सौंपी लेकिन कुछ, ठीक है, आंशिक का मतलब होगा कुछ भाग। फिर दोस्तों औपचारिक व अनौपचारिक प्रत्यायोजन, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो फॉर्मल व इनफॉर्मल डेलीगेशन, लिखित व मौखिक भी कह सकते हैं। औपचारिक प्रत्यायोजन कौन सा होता है, औपचारिक प्रत्यायोजन होता है दोस्तों, लिखित नियम होते हैं, आदेश होते हैं, प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। प्रक्रिया के आधार पर किया गया प्रत्यायोजन औपचारिक या लिखित प्रत्यायोजन होता है, ठीक है। कोई भी कार्य करना है
तो वो आपको लिखित में देना होगा, ठीक है, या उसके लिए कोई आदेश होते हैं और रूल फॉलो करने हैं, वो क्या है, औपचारिक प्रत्यायोजन। फिर अनौपचारिक, विभिन्न परंपराओं व आपसी सद्भाव के आधार पर किया गया प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। अनौपचारिक, ठीक है, इसमें ये लचीला होता है, इसमें भाई बंधुता होती है, भाई इसमें कोई नियम नहीं होते, ऑफिस के रूल को न मानकर वो आपसी संबंधों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो होता है अनौपचारिक प्रत्यायोजन या मौखिक प्रत्यायोजन। फिर है प्रत्यायोजन के सिद्धांत या प्रत्यायोजन करते समय ध्यान रखे जाने वाले बिंदु। पहला जो बिंदु है, पॉइंट है, प्रत्यायोजन की जाने वाली विषय वस्तु या कार्य गतिविधि के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए कि भाई जो कार्य किसी को व्यक्ति को दिया है उसमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कार्य या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सेकंड है, जिस व्यक्ति को प्रत्यायोजन किया गया है उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति को पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या क्या डेलीगेशन, क्या क्या सत्ता दी गई है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। थर्ड है, प्रत्यायोजन सदैव लिखित में होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर निकालो, ठीक है, तो वही डेलीगेशन अच्छी होती है। फिर जो चौथी विशेषता है, प्रत्यायोजन किए जाने के साथ ही अधीनस्थ को पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए जिससे वह प्रत्यायोजन से संबंधित गतिविधियों का आसानी से संचालित कर सके। यानी कि जो डेलीगेशन किया गया, जो प्रत्यायोजन किया गया है जिस अधीनस्थ को, उसे अधिकारों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वो उनको आसानी से कर सके, ठीक है। ये नहीं कार्य दे दिया अधिकार नहीं दिए, तो वो अधिकार भी उसको दिए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अधीनस्थों को केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, यानी कि आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, आदेश की एकता होनी चाहिए। ये कहा है इसमें प्रत्यायोजन रखते समय ध्यान देने वाली बातें। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन में बाधाएं। देखिए, प्रत्यायोजन में या डेलीगेशन में डिलिमिटेशन कौन सी है। सबसे पहली है संगठन की दृष्टि से। संगठन की दृष्टि से कौन कौन सी, संगठन का नया व छोटा होना। संगठन यदि नया व छोटा होता है, ये भी इसके बाधा होती है। संगठन में समन्वय प्रणाली का अभाव होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इस कारण भी प्रत्यायोजन बाधित होता है। फिर नेक्स्ट है संगठन का भौगोलिक दृष्टि से अधिक फैलाव होना। संगठन बहुत बड़ा होना, ये भी इसकी संगठन की बाधा होती है। फिर एक कर्मचारियों की दृष्टि से, ये होगा संगठन की दृष्टि से, और सेकंड है कर्मचारियों की दृष्टि से। उच्च अधिकारी का घमंडी होना। यदि उच्च अधिकारी घमंडी होता है, वो अपने पावर में, सत्ता में चूर रहता है, तो उसको, वो भी एक प्रत्यायोजन में, डेलीगेशन में बाधा है। फिर है भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होना, यानी कि उसको विचारों की अभिव्यक्ति न होना या वैचारिक रूप से अपरिपक्व होना, वो भी इसमें बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों का अधीनस्थों में अविश्वास, यानी कि अपने से नीचे वाले अधिकारी के पास के ऊपर विश्वास नहीं होना, ये भी क्या होता है, एक बाधा होती है। ये थी उच्च अधिकारियों की दृष्टि से। फिर कुछ अधीनस्थों की दृष्टि से भी डेलीगेशन में बाधा आती है, जैसे अधीनस्थों में आलोचना का भय। अधीनस्थों में आलोचना का भय,
क्या होता है, अधीनस्थ आलोचना करते रहते हैं अपने ऑफिसर की, तो ये भी एक डेलीगेशन में बाधा है। आत्मविश्वास की कमी होती है कि ये काम मुझे सौंप तो दिया लेकिन मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और फिर है पहल की भावना न होना। हर कोई अधिकारी ये सोचता है कि मुझे ये कार्य क्यों दिया गया है, ये उसको क्यों नहीं दिया गया, ये भी डेलीगेशन की बहुत बड़ी बाधा है। तो ये थी दोस्तों प्रत्यायोजन में बाधाएं। तो दोस्तों आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया गया है। दोस्तों इस चैनल पर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वीडियोस, सभी टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में ली गई है और एमसीक्यूज भी लिए हैं। तो दोस्तों सभी वीडियोस देखें और उनके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।